नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर चाईबासा से, जहां चक्रधरपुर से 2 नाबालिग लड़की लापता हो गई है। चक्रधरपुर के रेलवे कॉलोनी क्वार्टर की ये पूरी घटना, जहां से 15 और 17 वर्ष की 2 नाबालिग लड़कियां लापता हो चुकी हैं। लापता लड़कियों की मां चक्रधरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची है। इसमें जमशेदपुर के एक ईसाई धर्म प्रचारक पास्टर के खिलाफ बेटियों को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का आरोप लगाया गया है। चक्रधरपुर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं दोनों लापता बेटी का भी सुराग लगाने में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको चाईबासा से दे रहे हैं। और चलिए, हमारे सहयोगी रुपेश प्रधान इस वक्त जुड़ गए हैं। रुपेश, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी मिल पा रहा है? और जिस पर आरोप लगा है, क्या उसको लेकर कोई जानकारी पुलिस के पास अभी तक? जी देखिए, अभी पुलिस इस मामले में, ये बड़ा मामला है और गंभीर मामला है, क्योंकि ईसाई धर्म प्रचारक के खिलाफ में जो बच्चियां जो लापता है वो दोनों सगी बहनें हैं, और उसकी जो मां है वो चक्रधरपुर थाने में उसने शिकायत दर्ज की है, और उसने जमशेदपुर निवासी एक ईसाई धर्म प्रचारक पास्टर के खिलाफ में आरोप लगाया है। और पीड़ित जो मां है बच्चियों की, उनसे हमारा भी संपर्क हुआ है, और वो जो कहानी बता रही है इसमें काफी लंबा मामला है, जिसमें धर्मांतरण की बात भी आ रही है। और ये जो ईसाई धर्म प्रचारक पहले से ही इनके इस परिवार के संपर्क में था, और इसने, जैसे उसकी माता का कहना है कि उसने धर्मांतरण भी पहले इस परिवार को कराया है, और उसके बाद दोनों बेटी पहला फुसला कर इसकी बात पहले भी कर रहा था। और उसकी मां हालांकि इसका विरोध करती थी, और उसकी मां विरोध करती थी, लेकिन वो उसकी मां का जो आरोप है कि वो ये दोनों बेटियों को बहला फुसला कर वही ले गया है। और पुलिस फिलहाल इस मामले में कर रही है, दोनों जांच लगी हुई है। बिल्कुल, चलिए रुपेश, आप नजर बनाकर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर रांची से, जहां राजभवन ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। बन्ना गुप्ता मामले को लेकर सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। सरयू राय ने बन्ना गुप्ता पर आरोप लगाए थे, प्रतिबंधित हथियार रखने का आरोप लगाया गया था। इसके साथ ही वायरल वीडियो मामले में भी रिपोर्ट मांगी गई है सरकार से। आरोपों की जांच के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी रांची से, बड़ी खबर, राजभवन ने सरकार से बन्ना गुप्ता मामले में रिपोर्ट तलब की है। सरयू राय ने बन्ना गुप्ता पर आरोप लगाए थे, प्रतिबंधित हथियार रखने के साथ ही वायरल वीडियो मामले में सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। और चलिए, सहयोगी निरंजन इस वक्त जुड़े हुए हैं। निरंजन, बन्ना गुप्ता की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं? देखिए, जिस तरह से राजभवन पूरी तरह से सरकार से साफ तौर पर निर्देश दिया है कि बन्ना गुप्ता अश्लील वीडियो और प्रतिबंधित पिस्टल के मामले को लेकर के 2 मई को सरयू राय ने राजभवन जाकर के राज्यपाल से मुलाकात किया। उन्होंने कहा कि ये जो पिस्टल है वो प्रतिबंधित है, ये आम आदमी नहीं रख सकता है, ये किसी भी सरकारी जो होते हैं सुरक्षा उसी रख सकता है। इसको लेकर के राजभवन में साफ तौर पर, सीधे तौर पर झारखंड सरकार को निर्देश दिया है कि इस मामले में आप जांच करें, और जांच कितना दिन में करते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन निश्चित तौर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, निश्चित तौर पर अब सरकार भी इसमें कटघरे में खड़ा हो गई है, क्योंकि राजभवन बीच में आ गई है। अब देखना यह है कि सरकार और राजभवन के बीच में इससे भी पिछले कई जो बिल पास हुए हैं, तो उसको लेकर के दोनों में तनातनी हुई थी। अब देखना यह कि क्या सरकार इस मामले को सियासी लेती है, या फिर राजभवन के द्वारा जो निर्देश मांगे गए हैं जांच वह देती है। ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन निश्चित तौर पर है कि आने वाले समय में बन्ना गुप्ता के लिए ये परेशानी का सबब बन गया है। क्या कुछ टाइम बाउंड दिया गया है राजभवन की ओर से, निरंजन? इस तरह का अभी तो टाइम बाउंड नहीं दिया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह की जो सरकार पर जब राजभवन ने रिपोर्ट मांगती है तो उसका 1 सप्ताह का समय दिया जाता है, लेकिन टाइम बाउंड। बिल्कुल, चलिए निरंजन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वही मिशन 2024 को लेकर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने में बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने वाले हैं।
पटना से रांची पहुंचने के बाद सीएम नीतीश कुमार शाम करीब 4:45 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान राजनीतिक मामले सहित कई मुद्दों पर दोनों के बीच गंभीर बातचीत, गंभीर चर्चा हो सकती है। बता दें आपको कि सीएम नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए कई नेताओं से मुलाकात पहले भी कर चुके हैं। इसमें यूपी के अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी से मुलाकात हो चुकी है। वहीं कल उन्होंने उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से भी मुलाकात की थी। वहीं 11 मई को मुंबई में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी उनका मुलाकात करने का कार्यक्रम है। गिरिडीह के धनवार प्रखंड के खैरीडीह गांव में पत्थर का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। यहां पर हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। ब्लास्टिंग की वजह से घरों में दरार पड़ रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर घर से महज 10 से 20 फीट की दूरी पर जबरन ब्लास्टिंग की जा रही है। इस मामले को लेकर जब डीएमओ से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने गृह सचिव की ओर से जानकारी देने से मना किए जाने की बात कहते हुए चुप्पी साध ली। अधिक जानकारी इस खबर पर दे रहे हैं सहयोगी एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले राजहरवार प्रखंड के खैरीडीह में, जहां पे पत्थर माफियाओं के द्वारा जबरन ग्रामीणों के विरोध के बावजूद यहां पे पत्थर का अवैध उत्खनन किया जा रहा है और हैवी ब्लास्टिंग किया जा रहा है। पत्थर का जो हैवी ब्लास्टिंग किया जा रहा है जिलेटिन के माध्यम से, इसके वजह से इन लोगों के घरों में दरारें आ गई है। यहाँ तक कि घर नजदीक है। तस्वीरों में आप इधर भी देख सकते हैं कैमरा पैन करके कि ये जो देख रहे हैं ये खदान, और खदान के ऊपर में एक घर है और यहीं से जो गांव का सिलसिला शुरू होता है, जो पूरे गांव यहीं से शुरू होता है। और देख सकते हैं कि जो खदान है, खदान के जस्ट ऊपर में ही घर है और इसके बाद लगातार कई घर आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे जब ब्लास्टिंग किया जाता है, ब्लास्टिंग के अंजाम दिया जाता है, तो फिर यहाँ पत्थर का टुकड़ा घर तक पहुँच जा रहा है, जिसके वजह से लोगों की जान माल पर आफत आ गया है। बच्चे बाहर में खेलते हैं, जिसके वजह से अपनी सुरक्षा की गुहार यहाँ के स्थानीय ग्रामीण लगा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो रेड कलर का वायर आपको दिखाई दे रहा है वो डिवास्टेटेड कंडीशन में है, क्योंकि ब्लास्टिंग की गई है। करंट का सप्लाई इसी वायर से किया गया था और हैवी इतनी ब्लास्टिंग थी कि लोग सहम उठे, जिसके बाद से ये लोग प्रशासनिक अधिकारियों से भी एक गुहार लगा रहे हैं कि इन लोगों की आवाज़ सुने। कितना दूरी पर है खदान से आपका घर? खदान से मान के 100 फुट दूरी होगा। 100 फुट दूरी हाँ, पर। ज्यादा से ज्यादा 100 फुट या 80 फुट होगा, इससे ज्यादा नहीं तो होगा। ब्लास्टिंग होता होगा, पत्थर तो घर पर जाता है। जा रहा है। हाँ, अब शिकायत किए बावजूद कुछ हाँ, कहीं कुछ नहीं नहीं। पहले हम शिकायत किए थे मट्टी मत हटाओ, तो बोला मट्टी हट जाने के बाद आप लोग को विचार कर दिया जाएगा। मट्टी हटाया, उस पर पत्थर भी चला ब्लास्टिंग हो रहा है ना? रहा है। अच्छा, सर विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जैसे देखिए बोरिंग भी हमारा सूख रहा है, 700 साढ़े 700 फीट बोरिंग करना पड़ता है। इसके दिक्कत अभी जितना भी बोरिंग मेरा 150-200 का था सब सूख गया, कुआं भी पूरा सूख गया खदान की वजह से। खदान की वजह से। तो हम लोग रहेंगे कहाँ अगर इस तरह का खनन होते रहे यहाँ से लेके वहाँ तक? ये बावन जितना भी ये किया है, ब्लास्टिंग की वजह से क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत ये पत्थर उधर पहुँच जाता है, जानवर वगैरह बाहर रहता है, इन लोग आवाज़ भी नहीं देता है। बात जबरन इन लोग को बोलते हैं, मना करते हैं, तो बात जबरन इधरे रहते हैं, डायरेक्ट ब्लास्टिंग मार देता है। डीजीएमएस का ग्रेव वायलेशन हो रहा है। वहीं ग्रामीणों का भी ये कहना है कि इन लोगों की जो जान माल की सुरक्षा स्थानीय प्रशासन करे, क्योंकि यहाँ के जो पत्थर माफिया हैं, जो पत्थर की ब्लास्टिंग कर रहे हैं, वह किसी की भी नहीं सुन रहे हैं और लगातार अवैध पत्थर उत्खनन की घटना को अंजाम दे रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और झारखंड में कच्चे मकान में रहने वाले 1,10,000 से ज्यादा लोगों का पक्का मकान का सपना साकार नहीं हो पा रहा है। पीएम ग्रामीण आवास योजना की सूची में इनका नाम दर्ज तो है, पर पक्के मकान का काम आज भी अधर में लटका है। कहीं जमीन नहीं मिल रहा है तो कहीं मजदूरी राशि का भुगतान नहीं होने से काम ठप है। सबसे ज्यादा अधूरे पड़े पीएम ग्रामीण आवास योजना का काम पलामू और गढ़वा में अटका पड़ा है। रिपोर्ट देखिए आप। झारखंड में लाभुकों का पक्का मकान में रहने का सपना अधूरा दिख रहा है। ये है रांची में नगड़ी प्रखंड का रहने वाला रवि का अधूरा पीएम ग्रामीण आवास। कुंभरटोली गांव में रहने वाले रवि को साल 2019-20 में पीएम ग्रामीण आवास योजना का लाभ मिला। लाभुक की सूची में नाम आने के 2 साल बाद मकान निर्माण का कार्य शुरू हुआ। मकान की ढलाई हो चुकी है, पर अभी काम बहुत कुछ करना है। क्यों अधूरा है मकान, खुद सुनिए रवि की जुबानी। मजदूरी खर्चा अगर मिलता 15,000 रुपया तो घर कुछ बहुत और कंप्लीट कर देते। फिर 5,000 जो मिलना था प्लस्तर के लिए वो नहीं मिला है।
इसीलिए अभी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। अपना पॉकेट से भी लगाए थे, फिर भी अब पूरा करने नहीं पा रहे, इसीलिए ऐसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है मेरा घर। कुंभटोली में रवि अकेले ऐसे लाभुक नहीं है जिनके आशियाने का सपना अधूरा है। गांव के ही अनूप खोया का दर्द रवि से ज्यादा गहरा है। मकान का काम पूरा करने के लिए उनका बैल तक बिक चुका है। वहीं बारिश शुरू होने पर वे कहां रहेंगे, परिवार को चिंता खाए जा रही है। घर भी चलाना रहता है तो मजदूर में कितना पैसा मिलता है हम लोग को? हार्डली वही 2-3 हजार रुपया मिलता है, उससे क्या होगा? तो कहाँ से पैसा लाए, क्या किए? बैल बेचना पड़ा और क्या करेंगे? बैल बेच दिए तो क्या करेंगे? पैसा रहेगा तब ना। उधर से ब्लॉक वाला परेशान करेगा तो क्या बोलता है ब्लॉक वाला? बोलो जल्दी बना बोलता है। तो ये मजदूरी पैसा नहीं मिला है तो अब जितना बचल है वो पैसा को डाल देता तो बना के कंप्लीट करते। तब बरसात में कहाँ रहेंगे, अब इसको भी तोड़ दिए। डाल देता तो बना के कंप्लीट करते, फिर इधर रहते। ये तो महज एक गांव के कुछ लाभुकों का उदाहरण मात्र है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अधूरे मकान को पूरा होने का इंतजार करने वाले लाभुकों की संख्या राज्य में 1,10,000 से ज्यादा है। एक नजर डालते हैं झारखंड के जिलों में लंबित सरकारी आवास की। इसमें पलामू में जहां 14,869 आवास लंबित हैं, वहीं गढ़वा में 10,790 आवास, साहिबगंज में 8,485, देवघर में 7,515, गिरिडीह में 7,089, चतरा में 6,394, दुमका में 5,623, लातेहार में 4,546 और रांची में करीब 4,000 आवास का निर्माण अटका हुआ है। इसी तरह बाकी जिलों का भी हाल है। केंद्र सरकार ने इस बारे में झारखंड को पीएम आवास योजना आवंटित नहीं किया है। इसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम केंद्रीय मंत्री के समक्ष आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। नए आवंटन नहीं मिलने की एक वजह अधूरा आवास निर्माण भी है। लंबित मजदूरी दर भुगतान को लेकर विभागीय मंत्री, लाभुक और अधिकारी दोनों को जिम्मेदार मान रहे हैं। ज्यादा लाभुक का उदासीनता है इसमें हम क्यों देखें। ये लोग पैसा जब मिलता है तब काम शुरू कर देता, फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट मिल गया, तीसरा इंस्टॉलमेंट मिल गया, रंग पोचरा हो गया, फोटो भी आ गया, तब वो क्लेम करता है इसका पैसा। तो हम बोले कि आप जब शुरुआत किए थे तब लेबर का काम हुआ, आप कंप्लीट करने के बाद, रंग पोचरा करने के बाद आप डिमांड भेज रहे हैं। तो ये गलती को सुधार करने के लिए हम लोग भारत सरकार को भी लिखे हैं। ग्रामीण इलाकों में सरकार की ओर से तय राशि लाभुकों के खाते तक नहीं पहुंचने से योजना का काम अधर में लटका है और पीएम ग्रामीण आवास योजना का आंकड़ा लंबित दिख रहा है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का काम में मन नहीं लग रहा है। दरअसल राज्य को छोड़ केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसा होने से वर्तमान में विभागों का दायित्व संभाल रहे अधिकारी अतिरिक्त प्रभार के बोझ तले दबे जा रहे हैं। एक जानकारी के अनुसार राज्य में कुल 373 पद आईएएस और आईपीएस के लिए सृजित हैं, पर इनमें से 118 रिक्त हैं। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम के अनुसार आईएएस और आईपीएस के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से विकास की रफ्तार पर सीधा असर पड़ रहा है। इसको लेकर आपत्ति भी दर्ज की गई है, पर सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि जनप्रतिनिधियों का कहना है कि कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने पर अधिकारियों की कमी को पाटा जा सकता है। कि अगर सभी आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर प्रतिनियुक्ति लेकर चले जाएंगे तो उस स्टेट का क्या हाल होगा। तो निश्चित तौर पर ये जो है देश और प्रदेश चलाना भी जो है केंद्र सरकार भी दायित्व आता है। कुछ ऐसा नॉर्म्स है जिसके कारण ये लोग प्रतिनियुक्ति लेकर चले जाते, तो उसको एक्सेप्ट वो करते हैं तभी वो जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करने से नहीं जाएंगे। लेकिन इसका भी समीक्षा होनी चाहिए। ये प्रदेश में अगर कम है तो उसे प्रतिनियुक्ति नहीं लेना चाहिए, तो इस तरह का नियम बननी चाहिए। कामकाज नहीं होने का सबसे बड़ा कारण मैं इसे नहीं मानता हूँ। हाँ, जरूर यह भी कुछ प्रमुख कारणों में से एक है और इसकी वजह से परेशानी, बाधित, एक एक जगहों को समय नहीं दे पाना, विभागों का रिव्यू नहीं कर पाना, वो है। बाकी काम करने और ये चीज़ों की तो आपको संस्कृति, कल्चर विकसित करनी होगी और तब आप कर सकते हैं।
और वही विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात पर हेमंत सोरेन की क्या प्रतिक्रिया होती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इधर इस मुलाकात ने सियासी गलियारों में भी चर्चा बढ़ा दी है। जहां जेएमएम इसे बड़ी मुलाकात कह रही है, तो वहीं बीजेपी ने इस मुलाकात पर तंज कसा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी गौरव झा। विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार का आज झारखंड दौरा है। झारखंड दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि शाम के करीबन 5 बजे आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और इससे पहले सियासी गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है। बयानबाजी के बीच जहां जेएमएम कह रही हैं कि अगर नीतीश कुमार हेमंत सोरेन से मुलाकात करने आए हैं तो कोई बड़ी बातचीत ही होगी, तो वहीं बीजेपी ही इस पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए झारखंड के साथ साथ अलग अलग राज्यों में भी नीतीश कुमार लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार वहां के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज उनका दौरा यानी कि आज नीतीश कुमार का दौरा झारखंड का है और झारखंड के मुख्यमंत्री से आज उनकी मुलाकात होगी। इस मुलाकात के बाद देखना होगा कि विपक्षी एकता को हेमंत सोरेन का किस तरीके से साथ मिलता है और किस तरीके से विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार आगे बढ़ते हैं।